हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि करेंगे म्यूजिक के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। और उन्हीं से प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग यमन का संक्षिप्त में परिचय दे। या फिर ये सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि राग यमन का आरोह या अवरोह लिखे। राग यमन का संक्षिप्त में परिचय देना, या फिर सेम इस क्वेश्चन को इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राग यमन का आरोह या अवरोह लिखे। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। समझ गए? तो राग यमन जो है इसका ठाट क्या है, तो कल्याण ठाट का है। इसमें विकृत स्वर क्या होता है, तो त्रिम मध्यम में होता है। वर्णित स्वर होता है इसमें कोई नहीं। और इसकी जो जाति होती है राग यमन की, एक संपूर्ण जाति का होता है राग यमन। और इसकी वादी क्या होती है, तो राग यमन की वादी होती है गौ, और इसका संवादी क्या होता है, तो नी होता है। और इसमें गायन और वादन का समय होता है क्या होता है, तो रात्रि के प्रथम पर। रात्रि के प्रथम पर में राग यमन जिसको गाया और बजाया जाता है। समझ गए? सबको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सेम ये क्वेश्चन आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह से कि राग यमन का ठाट क्या होता है, या फिर पूछा जाएगा राग यमन किस जाति का होता है, राग यमन का वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है, गायन और वादन का समय क्या होता है। और फिक्स रहता है। इससे इतना जो अगर आप लोग याद रख लेते हैं, इससे आपके 2 से 3 नंबर तो फिक्स ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह से कि राग यमन का संक्षिप्त में परिचय दे। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिखना है। समझ गए? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, राग आसावरी का संक्षिप्त में परिचय दे। यानी कि राग आसावरी जो इसका भी संक्षिप्त में परिचय देना है। तो राग आसावरी जो इसको रात्रि के दूसरे पहर में गाया और बजाया जाता है। राग आसावरी जो इसको कब गाया और बजाया जाता है, तो रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसमें राग आसावरी को गाया और बजाया जाता है। जाने वाला एक आंडव संपूर्ण जाति का राग है जो कि आसावरी ठाट से उत्पन्न हुआ है। राग आसावरी जो है आसावरी ठाट से उत्पन्न राग हुआ है। सेम जैसे भैरव जो होता है, भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, वैसे ही राग आसावरी जो है ये भी आसावरी ठाट से उत्पन्न होता है। और उसकी जो जाति होती है वो आंडव संपूर्ण जाति का होता है। इसमें वादी स्वर के रूप में ध तथा संवादी स्वर के रूप में गौ का प्रयोग होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि राग आसावरी का वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है, और संवादी स्वर इसका क्या होता है, तो गौ होता है। और ये शांत प्रकृति का राग है। राग आसावरी किस प्रकृति का राग है, तो शांत प्रकृति का राग है। फिर इसको अगर आप लोग पूरा याद कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2-3 और पक्के हो जाएंगे, और सब्जेक्टिव भी आपका अच्छे से बन जाएगा कि राग आसावरी का संक्षिप्त परिचय देना रहेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि राग आसावरी को कब गाया बजाया जाता है, तो राग आसावरी को बजाया जाता है रात्रि के दूसरे पहर में। या फिर पूछा जाएगा कि राग आसावरी किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग आसावरी ठाट से उत्पन्न होता है। राग आसावरी का क्या होता है, संवादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है। अगर पूछा जाएगा राग आसावरी का संवादी स्वर क्या होता है, तो गौ होता है। राग आसावरी का प्रकृति कैसा है, राग आसावरी किस प्रकृति का राग है, तो शांत प्रकृति का राग है। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राग आसावरी का संक्षिप्त में परिचय दे। तो इस तरह से आपको लिख देना है। समझ गए? अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, राग कामोद का आरोह अवरोह और पकड़ लिखे। राग कामोद जो है इसका आरोह अवरोह और पकड़ लिखना है। तो राग कामोद की जो उत्पत्ति है कल्याण ठाट से हुई है। इसमें दोनों मध्यम में तीव्र शेष यानी कि जो बचा होगा उसमें शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर जो है पंचम है यानी कि प है, और संवादी स्वर जो है ऋषभ यानी कि रि है। इस राग में आरोह एवं अवरोह के वक्र के रूप में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जाति जो है वक्र संपूर्ण जाति है। और इस गायन का समय जो है राग कामोद का गायन और बजाने का समय जो है वो रात्रि का दूसरा पहर। इतना याद रख लिए, लेकिन आपसे उतना कुछ समझ में आया नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी आपको समझा देते हैं। राग कामोद का क्या क्वेश्चन था कि राग कामोद का आरोह अवरोह और पकड़ लिखना है, वही नहीं लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि राग कामोद की जो उत्पत्ति है वो कल्याण ठाट से हुई। और किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई वो तो आपको बताना होगा ना। सबसे पहले तो लिख दिए कि राग कामोद की उत्पत्ति कल्याण ठाट से उत्पन्न हुई है। इतना याद हो गया? ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें दोनों मध्यम में त्रिभ होते हैं वो शेष लगते हैं, और बाकी स्वर जो होता है उसका शुद्ध प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों मध्यम, इसके बीच में मध्यम में जो त्रिभ होते हैं, त्रिभ स्वर होते हैं, उसी का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो वादी स्वर है याद रखिएगा, राग कामोद का जो वादी स्वर होता है वो पंचम होता है यानी कि प होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और संवादी स्वर जो उसका होता है राग कामोद का वो ऋषभ यानी कि रे होता है। और इसकी जाति आपको याद रखना है वक्र संपूर्ण जाति होता है। और इसमें 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और इसका गायन और वादन का जो समय राग कामोद को कब गाया और बजाया जाता है, तो रात्रि का जो है गायन, रात्रि का दूसरा पहर जो होता है उसमें राग कामोद को गाने और बजाने का समय। समझ गए? ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह से लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राग कामोद जो है इसका वादी स्वर क्या है, तो याद रखिएगा पंचम प होता है, संवादी स्वर ऋषभ रे होता है। इसकी जो जाति होती है राग कामोद की वक्र संपूर्ण जाति होती है। रात्रि के दूसरे पहर में इसको गाया बजाया जाता है। इसके तो कल्याण क्या होता है, कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। राग कामोद किस ठाट से उत्पन्न होता है, कल्याण ठाट से। इस सबको आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा। समझ गए? तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, तिलक कामोद का परिचय दे। अब तिलक कामोद कौन है, इसका परिचय आपको देना है। तो तिलक, या फिर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिलक कामोद का संक्षिप्त में परिचय दे। समझ गए? तिलक कामोद से रहेगा तो आपको यही आंसर लिखना है। तिलक कामोद जो है खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें भी 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते थे। सेम उसी तरह से तिलक कामोद में भी 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। इस राग में गंधार थैवत वक्र, अतः इसकी जाति अर्णव संपूर्ण है। और कोई भी वक्र संपूर्ण मानते हैं, और कोई वक्र संपूर्ण मानते हैं। इसकी जाति क्या है तिलक कामोद की, तो
तो अनुलोम संपूर्ण जाति क्या है, जिसमें कि ग सा रे प स म स प ध म स्वर इन संगीतियों में राग आती है। तिलक कामोद में इन संगीतियों में जो है ये राग आती है। इसका जो वादी स्वर है वो ऋषभ है और संवादी स्वर जो पंचम है और उसके गाने वादन का समय रात्रि का दूसरा पद है। फिर से आपको समझा देते हैं कि तिलक कामोद जो होता है इसका परिचय देना था और किस तरह से आपको परिचय है। तो देखिए तिलक कामोद जो है खमास ठाट से उत्पन्न है। याद रख लिया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि तिलक कामोद जो होता है किस से उत्पन्न होता है, तो खमास ठाट से उत्पन्न होता है। इस तिलक कामोद में भी सातों स्वर जो होते हैं शुद्ध लगते हैं और इसका जो गंधार होता है दैवत वक्र का होता है और उसकी जाति जो होती है तिलक कामोद की वो अनुलोम संपूर्ण जाति होता है, जिसमें कि इनका ग सा रे प म सा स प ध म स इन स्वरों की संगीतिया से इस राग में आती है। यानी कि इस स्वर जो होता है इस संगीत में तिलक कामोद में यही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो वादी स्वर होता है तिलक कामोद का जो वादी स्वर होता है वो ऋषभ होता है और संवादी स्वर जो होता है वो पंचम होता है और इसका गायन और वादन का समय वो रात्रि का दूसरा पद। अच्छे तरीके से याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि तिलक कामोद का वादी स्वर क्या, और पूछा जो क्वेश्चन बता ना पूछा जाएगा वो पूछा ही जाएगा, फिक्स है, देख लीजिएगा। जब आप लोग कल एग्जाम देके आएगा ना फिर आपके पास नंबर तो होगा ही मेरा, उस पर आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा ही जाएगा कि वादी स्वर जैसे तिलक कामोद का वादी स्वर तो ऋषभ, संवादी स्वर पंचम, इसका गायन वादन के समय रात्रि का दूसरा पद, तिलक कामोद किस ठाट से उत्पन्न हुआ है तो खमास ठाट से उत्पन्न हुआ है। सबको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। समझिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अलग क्वेश्चन और सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कब कितनी बार ये सब्जेक्टिव में पूछा गया। जैसे आपको बात करें 2016 में, 2019 में, 2021 में भी पूछा गया था। 16, 19 और 21 3 साल ये पूछा जा चुका है हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती है। और ये ऑब्जेक्टिव में तो हर एक साल पूछा जाता है, समझिए, शायद ही किसी साल नहीं पूछा गया, नहीं तो पूछा ही जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 16, 19 और 21 में पूछा गया था कि हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती है। तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें 22 श्रुतियाँ होती है। बस आपको इतना ही लिखना है। जब सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल सा आंसर नहीं लिखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती है, हिंदुस्तानी संगीत में 22 श्रुतियाँ होती है। समझ गए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राग बागेश्वरी का आरोह अवरोह और प्रकृति लिखिए। अब राग बागेश्वरी जो है इसका आरोह बताना है, अवरोह बताना है और इसकी प्रकृति लिखना है। तो राग बागेश्वरी के आरोह अवरोह एवं उनकी प्रकृति निम्न प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से। तो राग बागेश्वरी के आरोह क्या और अवरोह क्या, तो देखिए सा न ध नी सा म ग म ध नी सा, ये क्या है, तो ये जो है आरोह है राग बागेश्वरी की। और अवरोह क्या है, तो श न धी ग म रे से जो है इसका अवरोह है। और इसकी जो प्रकृति है राग बागेश्वरी की वो गंभीर प्रकृति का राग है, जिसको अच्छे से याद रखिएगा। समझ सकते हैं कि आप लोग से थोड़ा सोचिए, कहिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आपसे याद तो होगा नहीं, हम जानते हैं, इसलिए आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इस समझने से होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग समझ करके याद कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इसका आरोह क्या होता है, इसका अवरोह क्या होता है, सा नी ध न नी सा म ग म धी नी सा, ये होता है इसका आरोह। अवरोह होता है सा नी धी ग म रे, ये इतना आपको इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद कर ही लीजिएगा। समझ गए ना, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अलग क्वेश्चन है, तान एवं अलाप की परिभाषा दे। तान किसे कहते हैं और अलाप किसे कहते हैं। तो स्वरों का वह समूह जिससे राग का विस्तार किया जा सके, स्वर को तानने या फैलाने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो तान कहते हैं। और आप किसे कहते हैं, स्वरों के विस्तार को ही अलाप कहते हैं। देखिए स्वर का वह समूह जिससे क्या होता है, राग का विस्तार किया जाता है। स्वर का एक ऐसा समूह होता है जिससे कि राग का विस्तार किया सके, स्वर को जैसे तानने का या फैलाने का जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। स्वर को जो तानने या फैलाने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं तान। समझ गए, तो तान से याद रखिएगा, स्वर को तानने का जो काम करेगा उसी को तान कहेंगे। आलाप किसको कहेंगे, तो स्वरों का जो विस्तार करने का काम करेगा उसे आलाप कहेंगे। समझ गए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा पकड़ किसे कहते हैं। अब पकड़ किसे करते हैं, तो प्रत्येक राग में कुछ ऐसे विशेष स्वर समुदाय होते हैं जिससे सुनकर स्पष्ट रूप से राग की पहचान हो जाती है, उसे पकड़ कहा जाता है। अतः राग में लगने वाला विशिष्ट स्वर समुदाय जिससे कि हम राग को पकड़ सकेंगे उसे पकड़ कहलाता है। देखिए प्रत्येक राग में कुछ ऐसा होता है ये स्वर समुदाय जिससे क्या होता है, सुनकर ही हमको लगता है, जैसे कोई भी राग कोई गाता है उसे सुनकर ही में लग जाता है, इसमें से पहचान हो जाती है कि कौन सा राग गाया जा रहा है। समझिए ना, उसे क्या कहते हैं, तो पकड़ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वह विशिष्ट राग, विशिष्ट स्वर समुदाय जिससे हमें राग की पकड़ हो सके वही क्या कहते हैं, पकड़ का। देखिए कोई गाना गाता है तो आपको पता चल जाता है ये अरिजीत सिंह गा रहा है, ये जुबिन नौटियाल गा रहा है, ये सिंगर गा रहा है, ये सिंगर गा रहा है, पता चल जाता है। वैसे ही है, जैसे कोई भी जो राग गाता है और राग में जो आपको गाते रहता है उससे जो आपको पहचान आ जाता है ये तो राग बागेश्वरी गा जा रहा है, कभी आपको समझ में आने ये तो राग यमन गा रहा है, तो ये जो पकड़ हो जाता है, आप जो पकड़ लेते हैं उसके लय से, तो वही क्या कहा जाता है, तो वही पकड़ कहा जाता है। समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रत्येक राग में कुछ ऐसे विशिष्ट स्वर समुदाय होते हैं जैसे सुनकर हम स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं, कह पाते हैं कि कौन सा राग है, वही क्या कराता है, पकड़ कराता है। समझ गए, इसके साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि करेंगे म्यूजिक के लघु उत्तरीय और भी प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पहले वीडियो पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और अभी तक आप लोग नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस सबका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ एग्जाम, जैसे कि अभी म्यूजिक का बचा है, होम साइंस का बचा है, सोशियोलॉजी का बचा है, तो इस 3-4 जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम बचा है उसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। समझ गए ना, पीडीएफ लेना किस तरह से, देखिए पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़। आपका 1, 2, 3 या जो भी
वेट बचा होगा एग्जाम के लिए, उस सबका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, झारखंड बोर्ड के बच्चे होंगे, तो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या फिर जो भी सेट का बचा होगा उसका आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी आपका सेट का बचा हो, समझ गए ना। ये जो 25 रुपये पे कैसे करना है, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820810, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे या किसी भी माध्यम से आप लोग इस पर पे कर सकते हो। 25 रुपीज़ फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से इसका पे करके आप लोग को स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 1 सेट का एग्जाम बचा हो, 2 सेट का एग्जाम बचा हो, 3 सेट का एग्जाम बचा हो, या आप लोग अगर किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे जैसे कि यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड या किसी को भी बोर्ड के बच्चे होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो और सब्जेक्ट होगा 3 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस जो है सबका सेम नहीं रहता, बाकी सभी का सिलेबस सेम ही रहता है, तो हिंदी इंग्लिश का आप लोग छोड़ करके जो आपका 3 सब्जेक्ट होगा उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, समझिए। अब आपके मन में होगा ये क्वेश्चन तो लेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो अभी आपको बता दें 1 सेकंड में। ये देखिए हिंदी का एग्जाम हुआ था, इसमें 650 आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे, बुक का पूरा क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन बुक से पूछा गया था। ग्रामर का कोई गेस नहीं होता, इसलिए ग्रामर का गेस हम दिए भी नहीं थे, और ग्रामर का गेस कभी होता ही नहीं, तो ग्रामर में कभी कुछ पूछ लिया था, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी पूछ लेता है। बुक से 40 क्वेश्चन आया था हिंदी में, और 40 का 40 क्वेश्चन जो था हिंदी में मिला था। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन कोई बच्चा मुझे बता दे, अभी चाहे तो फिर से पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग जो लीजिएगा हिंदी का ले लीजिए और बताइए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो होगा जो हम उस पीडीएफ पे दिएंगे और नहीं आया होगा, हर एक क्वेश्चन उसी पीडीएफ से था। कल फिर उसके बाद हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 100, बनाना था कितना, तो 50। 100 में से 50 में से जो 50 बनाते 100 में से 99 को जो क्वेश्चन था वो मिला था। एक क्वेश्चन कौन सा नहीं मिला तो वो भी आपको बताया था, सब याद है हमको। क्वेश्चन था ना कि से सब किस धातु का बना होता है, लोहा का बना, सोना का बना होता है, वही क्वेश्चन जो था नहीं मिला था। बाकी 99 को जो क्वेश्चन था इसी पीडीएफ से था। सेम इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी सभी में इसी तरह से देखने को मिला। जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका 90% फिक्स है, इसी पीडीएफ से रहेगा, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और आपको बता दें कि म्यूजिक में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 75 देंगे, और इसके साथ साथ वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित आपको 115 क्वेश्चन देंगे। आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में 35 आपको बनाना है, और इस 35 में से फिक्स है 70 में से 65 को क्वेश्चन, 65 प्लस क्वेश्चन इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहीं से भी है, लेकिन 65 क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। 70 भी हो सकता है, लेकिन 65 से कम तो होगा नहीं। 35 क्वेश्चन मात्र आपको बनाना है, और 65 क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस वीडियो को ले सकते हैं, और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।